इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन द रेंट पेमेंट। जी हाँ, तो देखिए अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा पर मंथ का रेंट पे करते तो आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करना पड़ता है और उसका ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट को टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। तो वो फॉर्म कैसे फिलअप होता है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्लस अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो कितना आपका इंटरेस्ट जाएगा, कितना आपकी पेनल्टी लगेगी, ये चीजें भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना टीडीएस यहाँ पे फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं 194 IB सेक्शन की। तो देखिए अगर आपका रेंट जो है 50,000 रुपए से ज्यादा है तो जो भी यहाँ पे जो है टेनेंट जो है यहाँ पे लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा है तो यहाँ पे टेनेंट की लायबिलिटी बनती है कि उसमें से वो टीडीएस 5% डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को जमा कराए। अगर लैंडलॉर्ड अपना पैन कार्ड नंबर नहीं देता तो ये परसेंटेज जो है 5% की जगह 20% हो जाता है। साथ में आजकल आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लैंडलॉर्ड का जो पैन कार्ड है अगर इनऑपरेटिव है, इसका मतलब है उसका अगर पैन आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है तो भी आपको 20% का टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये रेंट जो है किसी भी चीज का हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग का हो सकता है, फर्नीचर का हो सकता है, किसी भी मशीनरी का हो सकता है, इक्विपमेंट का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है। तो यहाँ पे रेंट की जो डेफिनेशन है वो काफी लंबी चौड़ी दी गई है। पेनल्टी की अगर मैं बात करूं, अगर आप टाइम के ऊपर इसको डिडक्ट अगर आपने कर लिया है और इसको आप टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं करते तो 1 से लेकर 1.5% तक का यहाँ पे आपका पेनल्टी लग सकता है। साथ में यहाँ पे फॉर्म 26 QC होता है जो भी मैं आपको फाइल करना सिखाऊंगा। अगर आपने 30 दिनों के भीतर इसको फाइल नहीं किया जब भी आप डिडक्ट करते हैं तो आपके ऊपर 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी भी लग सकती है। तो देखिए 26 QC को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे बना होगा तो वहाँ पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बना हुआ, पैन कार्ड नंबर डालिए, एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और आपका अकाउंट बन जाता है। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, आपको सबसे पहले लॉगिन करके ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ई पे टैक्स करके ऑप्शन। फिर ऊपर आपको जाना है न्यू पेमेंट वाले बटन के ऊपर। थोड़ा सा अगर हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 26 QC जहाँ पे लिखा हुआ है टीडीएस ऑन द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करने से पहले ऊपर यहाँ पे रेड लाइन में पढ़ लीजिएगा, आपको सबसे पहले लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नंबर चेक करना पड़ेगा कि वो इनऑपरेटिव है कि नहीं है। तो भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं आप वापस यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर आ जाइए और यहाँ पे आपको ना वेरीफाई पैन स्टेटस दिया हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना लैंडलॉर्ड का पैन नंबर डालिए, उसका फुल नेम डालिए, उसका डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कीजिए और मोबाइल नंबर डालकर आप उसका पैन का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो पहले यहाँ पे आपकी टेनेंट की डिटेल्स आती है, यानी जो भी बंदा अपना लॉगिन कर रखा है जिस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही सारी चीजें आपको प्री फिल्ड मिलेगी। फिर नीचे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा क्या यहाँ पे मोर देन 1 टेनेंट है। तो देखिए अगर 2 टेनेंट है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हर एक टेनेंट यहाँ पे कितना रेंट पे कर रहा है और एक टेनेंट की यहाँ पे कितनी लायबिलिटी बन रही है। तो आपको सिर्फ अपना ही देखना है। अगर यहाँ पे 2 टेनेंट है तो यहाँ पे दोनों टेनेंट को अलग अलग ये जो फॉर्म 26 QC है वो यहाँ पे फाइल करने होंगे। तो अगर मोर देन 1 टेनेंट है तो आपको यस में जवाब देना है, वरना सिंपली इसको आपको नो रखना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पैन नंबर पूछेगा लैंडलॉर्ड का, तो आपको पैन नंबर डालना है और उसके साथ में लैंडलॉर्ड का जो पर्सनल एड्रेस है, ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं है, ये उसका लैंडलॉर्ड का पर्सनल एड्रेस है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जाएगा क्या एक से ज्यादा लैंडलॉर्ड है। तो भाई उस केस में भी यहाँ पे आपको 2 बार 26 QC यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, दोनों ही लैंडलॉर्ड का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे भी आप अपनी लायबिलिटी वगैरह चेक कर लेना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको नो रखिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब भाई यहाँ पे पूछता है आपसे टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं, लैंड का कर रहे हैं, बिल्डिंग जिसके अंदर अपार्टमेंट, आपका शॉप्स हो गया, फ्लैट हो गया, बंगलो, सारी चीजें आ जाती है, या फिर दोनों चीजों का है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको एड्रेस डालना है, यानी कि जिस अपार्टमेंट या फ्लैट के अंदर आप रह रहे हैं, जिसका आप टीडीएस यहाँ पे जो है काट करके डिपॉजिट करा रहे हैं, अल्टीमेटली जो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में नीचे आते हैं पीरियड्स कि कितने पीरियड्स तक आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर रहे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है टीडीएस आप 2 टाइम के ऊपर काट सकते हैं, आप चाहे तो मंथली बेसिस के ऊपर भी काट सकते हैं, यानी हर मंथ आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मार्च तक रह रहे हैं तो मार्च जैसे खत्म होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है, उसके कुछ दिनों पहले भी आप यहाँ पे अपना टीडीएस काट करके डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आपने बीच में प्रॉपर्टी खाली कर दी है तो वही आपका लास्ट मंथ यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर रहे हैं, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक यहाँ पे आप रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे डालना है आपको टोटल वैल्यू ऑफ द रेंट पेड। तो मान लीजिए अगर आप 60,000 रुपए पे कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करके आप टोटल रेंट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट मंथ के अंदर आपने जो है कितना रेंट पे किया था, तो 60,000 रुपीज हो गया। टोटल अमाउंट आप कितना पे कर चुके हैं, 7,20,000 रुपए।
कितना परसेंटेज यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, 5% करना है। कितना अमाउंट हुआ, 36,000। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वार्निंग दी गई है, अगर पैन इनऑपरेटिव है तो आपको डिफरेंट टैक्स रेट से यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा, तो वो चीज यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। अब नीचे आती है डेट ऑफ द पेमेंट एंड क्रेडिट मेड टू द लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको मार्च की ही डेट यहाँ पे इंसर्ट करनी है, क्योंकि मार्च के अंदर ही आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो और मार्च के अंदर ही आप अपना टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है। अगर इन डेट के बीच में डिफरेंस होता है तो ध्यान रखिएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो आपने जो पेमेंट है बेसिकली इनको यहाँ पे नवंबर के अंदर की थी और आपने जो डिडक्शन भी है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे नवंबर में की थी, तो इससे क्या होगा, आप फॉर्म जो 26Q हम लोग जो फाइल कर रहे हैं अभी मार्च महीने में कर रहे हैं, यानी नवंबर में आपने जो है पेमेंट की थी, नवंबर में आपने टीडीएस डिडक्ट किया था और अब उसका जो फाइलिंग है आप 26 जो QC है पेमेंट जो है गवर्नमेंट को वो मार्च मंथ में कर रहे हैं, तो भाई इतने दिनों का आपके ऊपर लेट फाइलिंग फीस यहाँ पे लगने वाला है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी तरह मान लो आपने मार्च महीने में 1 मार्च को जो है आपने पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया लैंडलॉर्ड को, लेकिन आपने जो टीडीएस यहाँ पे जो डिडक्ट किया वो आपने लेट किया, वो किया आपने 29 को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको डिमांड नोटिस यहाँ पे जारी हो सकता है लेट डिडक्शन का। तो यहाँ पे अगर आप 26 QC जो है फॉर्म जो है यहाँ पे अगर आप लेट फाइल करोगे तब भी पेनल्टी है, और टीडीएस भी अगर आपने लेट काटा है पेमेंट करने के बाद तब भी यहाँ पे पेनल्टी लगती है। बेस्ट मेथड यहाँ पे यही है, अगर आप पूरे साल भर में रहते हो तो हमेशा मार्च के एक डेट को फाइनल कर लो और उसी दिन आप यहाँ पे डेट ऑफ द पेमेंट और डेट ऑफ द जो डिडक्शन है वो आपको सेम रखनी चाहिए, ताकि उससे कोई भी इशू यहाँ पे जो है नहीं होगा। अब आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेरियस पेमेंट के मेथड मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इवन अगर आप यूपीआई के थ्रू भी करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी का भी पेमेंट गेटवे चूज कर लीजिए और आप जो है अपना जीपे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम वगैरह हो गया, चाहे कोई सा भी बैंक क्यों ना हो किसी के भी थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रांजेक्शन चार्जेस जरूर लगते हैं, लेकिन यूपीआई के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह ये चीजें देखेंगे तो उसके ऊपर डेफिनेटली ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, और ये ट्रांजेक्शन चार्जेस केवल पेमेंट गेटवे को यूज करने पे लगते हैं। अगर आप डायरेक्टली नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट वगैरह कर रहे हैं या सीधा जो डेबिट कार्ड यहाँ पे दिए हुए हैं उनसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, हमेशा आपको यूपीआई से बेस्ट है तरीका, यूपीआई से आपको पेमेंट करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप अपनी पेमेंट वगैरह कंप्लीट करेंगे तो इस टाइप का एक पीडीएफ चालान जो है बेसिकली यहाँ पे 26 QC का जो है जनरेट हो जाता है, जिसको आप अपने लैंडलॉर्ड को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में ये टीडीएस जो है गवर्नमेंट को बेसिकली डिपॉजिट कर दिया गया है, और आपका लैंडलॉर्ड जब उनकी आईटीआर वो अपनी पर्सनल जब आईटीआर फाइल करेगा तो उसको प्रॉपर्ली दिख भी जाता है अपनी आईटीआर के अंदर कि यहाँ पे जो है मेरा इतना टीडीएस डिपॉजिट हो रखा है, और उस टीडीएस अमाउंट को वो अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम भी कर सकता है, एज ए रिफंड भी क्लेम कर सकता है, या अगर टैक्स लायबिलिटी कम है, अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो उस टीडीएस को अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ भी कर सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको एक प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए इसके रिगार्डिंग तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।